हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो कंट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं जी एजुकेशनल थिंकर्स का। लास्ट लेक्चर में आज हमने जॉन ड्यूई को डिस्कस किया था। अब जो है हम रूसो को डिस्कस करेंगे। स्पेलिंग के हिसाब से रूस से भी लग रहा है ये, बट जब आप प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे सो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो रूसो आ रही है। ओके, सो एजुकेशनल थियरी और प्रैक्टिसेस के ऊपर इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है, उसके बारे में क्या बातें की हैं, इनकी एजुकेशनल फिलोसफी क्या है, ये एजुकेशन को किस तरीके से देखते हैं, तो वो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो आप कर सकते हैं, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में इतना तो बनता है कि आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। रूसो काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के फादर रहे हैं ये, तो काफी इंपॉर्टेंट इनका रोल हो जाता है और वही रोल हमें आज डिस्कस करना है। ओके, सो जिंदगी से शुरू करते हैं इनकी लाइफ ऑफ रूसो कि क्या क्या चीजें हुई इनके साथ, कैसे जन्म हुआ, उसके बाद क्या क्या चीजें हुई, कैसे, क्योंकि हर कोई इंसान ना उसकी फिलोसफी कहाँ पे निर्भर करती है, उसके एक्सपीरियंसेस और उसकी लाइफ पे निर्भर करती है। ठीक है, और वही चीज आपको इनकी लाइफ में आज झलकेगी, वो देखिएगा। सो रूसो, जीन जैक्वे रूसो, जे रूसो भी बोलते हैं इनको, फर्स्ट मैन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड टू प्रीच द गॉस्पेल अबाउट कॉमन मैन, a great educator of 18th century, champion of modern education। याद रखने वाली चीज है नेचुरल फिलोसोफर है ये। नेचुरलिज्म को, या जो नेचुरल फिलोसफी है नेचुरलिज्म की, उसको फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं। ओके, सो अब आप मुझे बताइएगा कि जो जॉन ड्यूई हमने डिस्कस किए थे वो कौन सी फिलोसफी को फॉलो करते हैं, मतलब वो आइडियलिस्ट हैं, प्रेगमेटिस्ट हैं, नेचुरलिस्ट हैं, या फिर और क्या रह गया, रियलिस्ट है। ओके, सो ये बताइएगा मुझे कि इसमें से क्या आंसर रहेगा जॉन ड्यूई के लिए। और रूसो को आप याद रखेंगे कि ये नेचुरलिस्टिक फिलोसोफर हैं, फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, ये याद रखिएगा। उसके बाद सिर्फ सुनिएगा, याद रटने वाली चीजें नहीं, ये दोनों चीजें याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। जेनेवा में 1712 में इनका जन्म हुआ, फ्रांस में। ठीक है, जन्म के दौरान ही मतलब उनकी मम्मी जो है वो गुजर जाती है कुछ टाइम बाद, सून आफ्टर हिज बर्थ, दौरान नहीं तो कुछ टाइम बाद, और उनके पापा ने ही उनको जो है बड़ा किया है जी। तो अर्ली एजुकेशन जो है वो अपने फादर के हाथों इनकी हुई है, जो कि पुअर मेकर और एक वॉच मेकर आएगा, ये मेकर नहीं, पुअर वॉच मेकर, एंड एक प्राइवेट ट्यूटर थे। ओके, सो पॉइंट ये है कि काफी इग्नोरेंट जो है इनके फादर रहे कंपैरेटिवली, जब वो बड़े करने या पालन पोषण वाली बात आई, इसलिए रूसो जो है वो जल्दी ही बैड हैबिट्स के चंगुल में फंस जाते हैं और स्कूल में इनको बहुत सिवियरली पीटा जाता है, जिसकी वजह से ये जो इनह्यूमन प्रैक्टिस इन्होंने देखी ना कि कैसे कॉर्पोरल पनिशमेंट दी गई इनको, कैसे पीटा गया इनको, सो वहां से इनके नेचर में एक ओपोज आ गया वहां से कि नहीं नहीं ये चीज नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट। और वही चीज आपको आगे जाके दिखेगी कि ये पनिशमेंट को बिल्कुल भी जो है उसका सपोर्ट नहीं करते, जो पनिशमेंट यहाँ पर दी गई है। सो एक सेंटिमेंटल और सेंसुअल जो है टेंडेंसी उनके अंदर डेवलप हो गई। उन्होंने स्कूल जो है 12 साल की उम्र में छोड़ दिया और बहुत सारे ऑक्यूपेशंस जो है अलग अलग काम करने का ट्राई किया, जिन सब में ये फेल हो गए। ऐसे ही ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, वेंडर करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह। बहुत सारे लोगों से ये मिले और वहां से इन्होंने पुअर पीपल के साथ सिंपैथाइज करना सीखा। ओके, कि सिंपैथी होनी चाहिए आपके अंदर गरीबों के प्रति। एक दिन ये बहुत ज्यादा मतलब थक गए थे चल चल के ना, ऐसे ही चले ही जा रहे थे कहीं ना कहीं इधर से उधर, तो वो एमलेस वेंडरिंग जो थी, मतलब कोई वो डेस्टिनेशन तो होनी चाहिए। हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, हमें पता होता है कहाँ जा रहे हैं, पर इनको पता नहीं था, ये बस निकल लिए थे। ठीक है, ये एंड आएगा जी। सो ये बस निकल लिए थे, चले जा रहे थे, तो ये थक गए एक दिन चल चल के। और चलने का मतलब ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल एंडलेसली चले जा रहे हैं, तो वो चलने का मतलब है कि बस जा रहे हैं ये किसी दिशा में, इनको पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं। सो वो एमलेस वेंडरिंग, इनको बहुत थकान हुई, भूख लग गई, तो एक प्रीस्ट थे सेवोयार्ड विकर, उन्होंने वो इसको अपने घर लेके गए और इनको खाना खिलाया। और ये जो इंसिडेंट था ना कि इनको मतलब जानना पहचान वाली सिचुएशन, फिर भी हेल्प करना इनकी, सो वो सिचुएशन ने, ये जो इंसिडेंट रहा, ये जो है यहाँ से रूसो की लाइफ और कैरेक्टर दोनों ही जो है यहाँ से चेंज हो जाते हैं। वो काफी फेमिलियर हो जाते हैं, जो सोशल और फिलोसॉफिकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में,
ओके फिर इन्होंने पढ़ना शुरू किया, काफी लोगों से ये काफी इन्फ्लुएंस्ड रहे, ये आप नाम यहाँ देख सकते हैं। उनका जो माइंड था वहां पे ये चीज मतलब उनको समझ आ रही थी वो किस चीज से रिलेटेड कंसर्न थे, जो भी प्रॉब्लम्स है एजुकेशन और गवर्नमेंट से रिलेटेड, यानी एक एजुकेशन के फील्ड में और एक पॉलिटिकल फील्ड में जो जो प्रॉब्लम्स इनको दिखाई दे रही थी वो इनके दिमाग में चलती रहती थी। तो बहुत सारी जर्नीज के बाद, बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद इन्होंने डिसाइड किया, ये 1741 में पेरिस में सेटल होते हैं और एक राइटर बनते हैं। इन्होंने बहुत सारे काम करके देखे ना, जैसे हमने बताया, तो फिर वहां पे ये क्या बनते हैं जी, राइटर बनते हैं। ठीक है, रूसो पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड थे जो पुअर पीपल है ना, पॉवर्टी या उनकी जो सफरिंग्स हैं उनसे, कि कैसे वो सफर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सोसाइटी को इस वजह से हेट करते थे, जो जो सिचुएशन सोसाइटी में थी, और वो रिफॉर्म करना चाह रहे थे सोसाइटी को कि हमें बेटर बनाना है सोसाइटी को। उनकी जो पब्लिकेशंस थी उनमें भी यही चीज की कैसे जो है करप्शन को जो है मतलब बड़ा चढ़ा के बताना कि कैसे चीजें हो रही हैं। तो अपनी जो राइटिंग्स है उनके थ्रू इन्होंने ऑपरेशन और करप्शन को बहुत अच्छे से दर्शाया कि सोसाइटी में एक्चुअल में हो क्या रहा है। उन्होंने ये डिक्लेयर भी किया, उन्होंने ये चीज बोली कि जो नेचर है ना, जहां मतलब जो ऑथर है हमारी जिंदगी की ऑथर, सो वो नेचर के हाथ से जब चीजें निकलती हैं, बना देती है नेचर कोई चीज, तब तो सारी चीजें अच्छी होती हैं। जब मनुष्य के मैन के हाथ में चीजें आ जाती हैं तब फिर वो बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, यानी शुरुआत तो सब जगह से अच्छी हुई थी, बट वो हमारे हाथ में आके हम लोग उसको बिगाड़ देते हैं। तो इन्होंने एक स्लोगन जो है वो भी लिखा कि रिटर्न टू नेचर, यानी बैक टू नेचर या फॉलो नेचर। सो बेसिकली नेचर के ऊपर इन्होंने काफी फोकस यहाँ पे किया। उन्होंने ये भी बोला कि मैन जो है वो बिल्कुल फ्री बोर्न होता है, जन्म उसका बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन बाद में हर जगह पे वो बंदिशों में बंधा हुआ होता है, चेन्स में बंधा हुआ होता है। ठीक है, सो वो बेड़ियां मनुष्य का कभी भी पीछा नहीं छोड़ती, बट वो बोर्न, उसका जन्म जब हुआ होता है तब वो फ्रीली जन्म हुआ होता है। और नेचर पे इन्होंने फोकस करने की बात बोली। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक या एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है एमील, EMILE। जब आप प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे तो एमील प्रोनाउंसिएशन आ रहा है इसका, अदरवाइज आप जो भी प्रोनाउंस करना चाहें, बट नाम और ये ध्यान रखिएगा किसने लिखी है ये किताब। ठीक है, तो ये जो काम था, इन्होंने जो एमील में बातें बोली उसकी वजह से सोसाइटी में काफी वो तहलका सा मच गया, जहां पे रिवोल्ट हुआ इनकी बुक के लिए। और फ्रांस और स्विट्जरलैंड दोनों जगह पे इनकी बुक को बैन कर दिया गया और जला दिया गया। ठीक है, He earned the displeasure of the French authorities, क्योंकि इन्होंने किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए और पॉलिटिकली कुछ कुछ चीजें बोली, जिसकी वजह से फ्रेंच अथॉरिटीज जो हैं वो इनसे नाराज हो गई, खफा हो गई। उसके कॉन्सिक्वेंस में इनको देश जो है वो बाहर, मतलब देश निकाला टाइप कि इनको बाहर ही बहुत सारे साल जो है बिताने पड़े। 11 साल ये बाहर रहे, अपने देश से बाहर, और बाद में ये इंग्लैंड से फ्रांस लौटते हैं 11 साल बाद, और एक लास्ट किताब जो है इन्होंने लिखी जिसका नाम था कन्फेशन। सो ये लास्ट बुक इनकी कन्फेशन, और इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क एमील। ये आप याद रखेंगे, एमील जो है एक कैरेक्टर होता है और एक बॉय का कैरेक्टर होता है, ये उसको लेके चीजें लिखना शुरू करते हैं। ओके, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो बहुत डिस्गस्टेड और डिसपॉइंटेड थे वो फ्रांस की और स्विट्जरलैंड की अथॉरिटीज से, बट रूसो जो है वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल एज वेल एज एजुकेशनल फिलोसोफर रहे हैं। यानी पॉलिटिकल के चीजों के बारे में भी उन्होंने बोला और एजुकेशन से रिलेटेड भी उन्होंने बोला। 1778 में ये जो है इनके एक्सपायर हो जाते हैं, ये सडन अटैक ऑफ थ्रोम्बोसिस से, बट लोगों को, बहुत सारे लोग ये भी बिलीव करते हैं कि वो एक सुसाइड था। ओके, बट उनके जो थॉट्स थे ना, चाहे वो लिबर्टी को लेके हों, क्वालिटी को लेके हों, लिबर्टी आएगा ये, क्वालिटी को लेके हों, फ्रैटर्निटी को लेके हों, उन्होंने काफी हद तक रोल प्ले किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। जो एक फ्रेंच मतलब फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन निकला, रिवॉल्यूशन हुआ, लोगों का जो गुस्सा फूटा एक उसके प्रति, जो डिक्टेटर होता है वहां पे, सो जो एक इंसर्क्शन जो देखने को मिला, लोगों ने जो अपोज किया अपने जो मेन हेड था उसके प्रति, सो वहां से मतलब वो एक देखने को मिलता है कि जो रूसो था ना, जिसको मतलब किताबें जलवाई जा रही थी और किताबों को बैन किया जा रहा था, अब रूसो एक बहुत अच्छे लेवल पे लोगों की नजरों में पहुंच चुके हैं। बट एक और जो सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कंडीशंस जो थी उनमें भी काफी बड़ा चेंज आता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मूवमेंट अगर निकल के आ रहा है, सो वो मूवमेंट जो है वहां पे रूसो का काफी रोल रहा, इसलिए इनको फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी बोला जाता है।
बाकी 1778 में जो है इनकी ये एक्सपायर हो गए थे। तो बेसिकली अपने लिए अच्छी चीजें देखने के लिए ये जिंदा नहीं रहे, वो हम देख सकते हैं, बट हम उनको अभी तक पढ़ रहे हैं और यही शायद अचीवमेंट उन्होंने अभी तक की है। ओके, अब ये तो हो गई इनकी जिंदगी की कहानी। अब आपको यहां से ये देखने को मिल गया कि स्कूल में इनको पीटा, 12 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल छोड़ दिया, तो ये कॉर्पोरल पनिशमेंट के तो सख्त खिलाफ हैं कि भाई ऐसी पनिशमेंट नहीं देनी है। इनफैक्ट ये 12 साल तक बच्चे को जो है पढ़ाई मत करवाइए, आप फॉर्मल एजुकेशन मत दीजिए, इसीलिए ये नेगेटिव एजुकेशन के अप्रोच को भी फॉलो करते हैं। इन्होंने एक नेगेटिव एजुकेशन का अप्रोच जो है वो निकाला। सो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एजुकेशन किसने दिया? रूसो ने दिया। सो इनकी लाइफ में जो जो घटनाएं घटी थी वहां से हमें देखने को मिलेगा कि कैसे इनकी फिलॉसफी जो है वो निकल के आती है। सो फिलॉसफी क्या है रूसो की? यहां तक ये तो समझ आ गया हमें कि ये हमेशा आर्टिफिशियल या जो ऑटोक्रेटिक सोसाइटी है उसके अगेंस्ट ही है इनकी फिलॉसफी। ठीक है, जो चीजें हो रही हैं, जो वो जिनसे ये खुश नहीं थे, ये उनके ऑपोजिट हैं। तो जब ये उनका अपोज कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि नेचुरल तरीके से होनी चाहिए सारी की सारी चीजें, सो ये एक जो नेचुरल स्टेट या नेचुरल मैन या नेचुरल सिविलाइजेशन के आइडिया को काफी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम जो सिटीज हैं वो ग्रेव्स हैं सिविलाइजेशन की, तो इनकी फिलोसफी को नेचुरलिज्म हम बोलेंगे, क्योंकि हर एक चीज अच्छी चीज जो है वो नेचर से निकली है, बट जैसे ही वो मनुष्य के मैन के हाथों में आई है वो गड़बड़ा गई है वहां पे आके। ओके, तो उन्होंने ये भी इंडिकेट किया कि चाइल्ड जो है वो एसेंशियली गुड होता है, बट जैसे ही वो सोसाइटी के कॉन्टेक्ट में आता है वो बैड बनना शुरू हो जाता है। उनकी एक बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो अब तक हमने उनकी 3 बुक के नाम जो है वो ध्यान रखने हैं। एक है एमील, बुक के नाम आ जाते हैं बहुत बार, मतलब ये बुक्स के नाम भी अगर याद होंगे ना तो आपको कई बार एलिमिनेशन मेथड से भी समझ आ जाएगा कि अच्छा ये वाली बुक तो इसने लिखी थी और पूछ कुछ और रखा है। ओके, सो एटलीस्ट जो जो कुछ जो याद रहे उनको याद रखिएगा। एक हमने एमील बोला, उनकी लास्ट बुक कन्फेशन बोला, और एक उनकी बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वो लिख रहे थे कि मैन जो है वो फ्री बोर्न होता है लेकिन बाद में वो बंदिशों में बंधा रहता है। ठीक है, तो वो जब बंदिशों में बंधा रहता है यानी वो अपनी ही, मतलब पहले तो वो उसका जन्म तो बिल्कुल फ्री हुआ है ना, तो उसकी दुख का और मिजरीज का कारण कौन हुआ? वो खुद हुआ। सो वो एम्पैथेटिकली ये बात बताना चाह रहे हैं कि इंसान जो है अपनी प्रॉब्लम्स का कारण और रिस्पॉन्सिबल उनके लिए वो खुद ही है। ठीक है जी, 3 कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए नेचर से रिलेटेड। ठीक है, तो नेचर आपको दिखेगा हर जगह पे, नेचर नेचर नेचर, तो आपको इतना याद रखना जरूरी है कि नेचुरलिज्म की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं ये। सो आपको आंख बंद करके भी कोई पूछे ना, मतलब नींद में भी कोई पूछे तो भी आपको पता होना चाहिए कि रूसो नेचुरलिस्ट है, जॉन ड्यूई आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या है, विवेकानंद किस उस फिलोसफी को फॉलो करते हैं, या टैगोर किस फिलोसफी को फॉलो करते हैं। तो जो जो एजुकेशनल थिंकर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वो किस तरीके की फिलोसफी को फॉलो करते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनमें से किसी ना किसी का जरूर पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। तो पहला जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वो है जी नेचर एज एंडाउमेंट, इनेट टेंडेंसीज। तो रूसो के अकॉर्डिंग एजुकेशन जो है वो नेचर से हमें एक संपदा के रूप में मिली होती है, एक चाहे इनहेरिटेंस लगा लीजिए या एक मतलब एक संपत्ति के रूप में नेचर ने हमें चीजें सौंप दी हैं, तो नेचर ही हमें एजुकेट करती है बाय डिफॉल्ट, ऐसा इनका कहना है। ओके, नेचर जो है वो इक्विवेलेंट है एंडाउमेंट के। उन्होंने ये विश्वास करते हैं कि बच्चे की बहुत बढ़िया लर्निंग तभी हो सकती है जब वो फ्रीली नेचुरल इंपल्सेस के थ्रू अपने आप ग्रो और डेवलप होता है। ओके, तो नेचर जो है वो स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट जो है बच्चे का करता है, जो भी उसके अंदर इनेट टेंडेंसीज हैं, जन्मजात जो टेंडेंसीज हैं बच्चे में, वो अपने आप जो है डेवलप होनी शुरू हो जाती है जब बच्चा नेचुरल एनवायरनमेंट में रहता है। ओके, और इनका ये भी कहना है कि जब मैं ये बोल रहा हूं कि एक नेचुरल मैन की तरह ट्रेन करो, दैट डजंट मीन कि आप उसको बिल्कुल ऐसे जंगलों में भेज दो, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, उसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बट पॉइंट ये है कि जो अपने पैशन है ना उसको कैरी मतलब साथ साथ लेके चलने की जरूरत है, उसको जो वो देख रहा है, जो वो फील कर रहा है, वहां से सीखने की जरूरत है, अपने इंस्टिंक्ट से सीखने की जरूरत है। ऐसा इनका कहना है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, शुरुआत कहां से होनी चाहिए कि बच्चा अपने इंस्टिंक्ट से, अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं वहां से सीखना शुरू करें।
ओके सो पहला कॉन्सेप्ट नेचर को एक एंडाउमेंट की तरह ये बोल रहे हैं कि इन्हें टेंडेंसीज जो होंगी वो यहाँ डेवलप होंगी। देन दूसरा बोल रहे हैं ये कि नेचर जो है वो आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी, तो एक नेचर होगा और एक सोसाइटी होगा, और नेचर क्या है जो सोसाइटी के ऑपोजिट है। सो नेगेटिव टू सोसाइटी नेचर हो गया, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट बोल रहे हैं ये इनको। सो ये बोल रहे हैं रूसो जो बिलीव कर रहे हैं कि नेचर अच्छी चीज है, सब कुछ नेचर ही है, सोसाइटी जो है वो गलत चीज है और बच्चे को जो है वो क्या करती है, नेचर से दूर धकेल देती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम सोसाइटी जो है वो आर्टिफिशियल है और अननेचुरल प्रोडक्ट है विच इज फुल ऑफ एविल्स, तो सारी की सारी गलत चीजें सोसाइटी में ही भरी हुई हैं। बच्चे को हमें इस सोसाइटी से आइसोलेट करना है, अलग रखना है और नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। बेसिकली वो चाहते हैं कि बच्चा जो है वो नेचर की, प्रकृति की गोद में पले बढ़े। ठीक है, सो वो इन सब चीजों से दूर रहे, जो सोशल इन्फ्लुएंस है ना उससे उसे दूर रखना है, यानी कि एक नॉन सोशल एजुकेशन को ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये सोशल एजुकेशन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये आइसोलेशन की बात कर रहे हैं कि हमें सोसाइटी से आइसोलेट कर देना है। जो भी मतलब प्रिवेंटिव एजुकेशन है विच इज नॉट बेस्ड ऑन जो ट्रेडिशन फॉर्मेलिटीज हैं उसके साथ उनसे दूर रखना है, वो चीजें हमें बच्चे को नहीं सिखानी। सो ये नेचर को क्या बोल रही हैं, नेगेटिव टू सोसाइटी। ओके, तीसरा कॉन्सेप्ट है इनका अगेन नेचुरल फिनोमिना, लिविंग अकॉर्डिंग टू द नेचर, यानी नेचर के अकॉर्डिंग आपको रहना है। तो रूसो जो है ग्रेट नेचर लवर रहे हैं, क्योंकि स्कूल से तो वो 12 साल के बाद निकल ही गए थे 12th ईयर में। ठीक है, तो वो वहां से निकल 12th ईयर नहीं 12 साल की एज में निकल गए थे। ठीक है, तो ये बिलीव करते हैं कि नेचुरल मैन जो कि नेचर के पास रहेगा, नेचर के करीब रहेंगे आप, पेड़ पौधों के पास, पशुओं के पास, मतलब हिल्स, ओशन, स्ट्रीम, तो उनके पास जब आप रहेंगे सो ऑटोमेटिकली आप वो नेचुरल एनवायरनमेंट में चीजें सीखते रहेंगे, नेचर आपको खुद बड़ा करेगी और आपको जो है सोसाइटी में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, ये 3 कॉन्सेप्ट थे। सो रूसो की फिलोसफी ऑफ एजुकेशन क्या हुई, रूसो चाहते हैं कि बच्चा नेचर के अकॉर्डिंग पले बढ़े, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड। तो ये अलग अलग एजुकेशन अलग अलग स्टेज पे देते हैं, अभी मैं स्टेजेस की भी बात करूंगी, जिसमें ये इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडोलेसेंस, फिर इसको हम यूथ बोलेंगे, यूथ। तो ये 4 स्टेजेस देते हैं और उन्हीं के बारे में, ये उन्हीं की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। सो एजुकेशन फ्रॉम नेचर, मैन और थिंग्स, तो बच्चे को नेचर से, व्यक्तियों से, थिंग्स से अपने आप चीजें सीखने को मिलेंगी। एजुकेशन जो है एक प्रोसेस ऑफ गाइडेंस है, एजुकेशन, ठीक है, तो जहां से उसको गाइडेंस मिले, प्लस ये नेगेटिव एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। सो नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो रूसो ने दिया है। ओवरऑल रूसो क्या बोल रहे हैं एजुकेशन के बारे में, ये बोल रहे हैं कि जीना जो है वो सिर्फ सांस लेना ही नहीं होता, ये एक एक्ट होता है जहां पे हम अपने सेंस ऑर्गन्स को, मतलब बेसिकली अपने ऑर्गन्स को, सेंसेस को, अपनी फैकल्टीज को, सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं और अपनी जो एग्जिस्टेंस है ना उसको एक फील करते हैं, उसको फील करते हैं। ठीक है, सो सिर्फ सांस लेना जीना नहीं होता, ये इनका कहना है। और एजुकेशन जो है वो हमें कहां से मिलेगी, नेचर से मिलेगी। ठीक है जी, अब बात करते हैं एम ऑफ एजुकेशन की, कि एम्स क्या है, एजुकेशन हमें बच्चे को क्यों देनी है। नेचर के अंदर तो एजुकेशन होगी, अपने आप सीख जाएगा बच्चा, बट किस तरीके के एम्स है एजुकेशन को लेके। सो एम ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प द चाइल्ड टू रिमेन अलाइव। सो मेजर एम तो यही है कि आप लाइफ को जीना सीख सकें, मतलब आप जिंदा रहे ना बेसिकली, तो जिए आप लाइफ को कैसे जीना है वो आपको पता हो। और रूसो के अकॉर्डिंग लाइफ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप सांस ले रहे हो, बल्कि आप अपनी एग्जिस्टेंस को फील कर रहे हैं और ऑर्गन, सेंसेस, उनके थ्रू चीजों को सीख रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स लाइफ इज टू लिव, टू वर्क, टू डेवलप एंड टू प्रॉपरली यूटिलाइज द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं आप उनको इस्तेमाल करें, आप जिए, काम करें, डेवलपमेंट हो आपका। सो वो सारी चीजें लाइफ हैं, महज सांस लेना जो है वो लाइफ नहीं होता। आप अपनी बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करें, अपनी बॉडी के और पावर्स का इस्तेमाल करें और एक रियल ह्यूमन बीइंग की तरह, तभी आप बन पाएंगे। ओके, ओवरऑल ये बात करते हैं एजुकेशन का एम है होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसमें ये फिजिकल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस, डेवलपमेंट ऑफ इनेट फैकल्टीज, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड मोरल वैल्यूज, इन सब की बात करते हैं। सो ओवरऑल हम बोल सकते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात ये कर रहे हैं। एक इन्होंने नई चीज बताई थी यहाँ, लर्निंग ट्रेड। तो आपको जो है बच्चे को ट्रेडिंग भी सिखानी है। ट्रेडिंग का मतलब इज लाइक जैसे वो था ना
किसी तरीके से तो वो अपनी आजीविका कमाए, तो वो लिविंग कैसे मिलेगी उसको, मतलब आपने चीजें तो सिखा दी उसको, बट वो पेट कैसे भरेगा अपना। तो बच्चे को हमें ट्रेड, मैकेनिकल आर्ट या कोई मैनुअल लेबर, कुछ ना कुछ स्किल सिखानी है। वोकेशनल एजुकेशन की बात यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको दिख रही है, जैसे गांधी जी और विवेकानंद और वो बात करते थे ना कि आर्ट का क्या महत्व है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बात की है रूसो ने कि ट्रेड जो है आपको बच्चे को सिखाना है। एजुकेशन का एक ये भी एम होना चाहिए कि बच्चा अपनी लाइफ को कैसे जिएगा, अपनी आजीविका कैसे कमाएगा, वो आपको समझ आए, आप उसको वो चीजें भी सिखाएं। ओके, सो ये एम रहेगा एजुकेशन का। एम ऑफ एजुकेशन, डिफरेंट स्टेजेस की इन्होंने बात की जो मैंने आपको बताई थी, 4 स्टेजेस। पहली स्टेज है इन्फेंसी, जो ये बोल रहे हैं जन्म से लेके 5 साल तक। सो 0 to 5 ईयर्स ये बोल रहे हैं इन्फेंसी होगा। इन्फेंसी में ड्यूरिंग दिस पीरियड जो डेवलपमेंट या स्ट्रेंथनिंग होगी हर एक बॉडी पार्ट की, बच्चा ग्रो कर रहा होगा, हेल्दी स्ट्रांगली ग्रो कर रहा होगा, ठीक है। सो रूसो एक ओपिनियन देते हैं जो कि बार बार आपको देखने को मिलेगा स्टेटमेंट्स में, दैट ऑल वीकनेस कम फ्रॉम वीकनेस, चाइल्ड शुड बी मेड स्ट्रॉन्ग सो दैट ही विल डू नथिंग विच इज बैड। तो यही स्टेटमेंट अलग अलग वे में आपको देखने को मिलेगी कि बच्चा मतलब गलत चीजों की वजह से वो वीक पड़ जाता है, अगर हम उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली गुड बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। ओके, तो हमें उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, हेल्दी बनाना है। सो ही हैज सजेस्टेड प्रोवाइडिंग द इन्फेंट फुल फ्रीडम टू एंगेज इन प्लेइंग एंड एक्सरसाइजिंग हिज बॉडी। सो वो फिजिकल डेवलपमेंट मेजर एम है इन्फेंसी की स्टेज पे कि वो फिजिकली अच्छे से डेवलप हो जाए ताकि वो बाद में अच्छा बन सके। ओके, चाइल्डहुड में 5 से 12 साल, 0 से 5 साल हो गई इन्फेंसी, 5 से 12 साल की स्टेज को ये चाइल्डहुड बोल रहे हैं। इसमें बच्चे की सेंस ऑर्गन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि सेंस और मतलब डेवलप तो पहले हो चुके हैं, सेंस ऑर्गन ग्रोथ हो चुकी है उनकी, बट डेवलपमेंट में ये एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के थ्रू बच्चा कैसे सीखेगा उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेजर एम चाइल्डहुड के दौरान क्या है कि आप जो है सेंस ऑर्गन की जो डेवलपमेंट है या कि आप ऑब्जर्व कर पाए, आप एक्सपीरियंस कर पाए चीजों को, वो चीजें सिखाने की बात यहाँ पे चाइल्डहुड वाली स्टेज में होगी। सो यहाँ फिजिकल डेवलपमेंट, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के जो सेंस ऑर्गन्स है थ्रू एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। एडोलेसेंस, थर्ड स्टेज 12 से 15 साल, साल याद रखिएगा बहुत इजी से है, 0 से 5, 5 से 12 और 12 से 15। तो ये एजुकेशन किस पे एम कर रही है, एक एडोलेसेंट पर्सनालिटी को डेवलप करना है, हार्डवर्क उसको सिखाएंगे, गाइडेंस प्रॉपर देंगे और बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वहां पे वो स्टडी करेगा। मेन एम क्या है यहाँ पे, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। रूसो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ रिकमेंड भी करते हैं जैसे फिजिकल, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे। सो हमें इतना समझ आया कि जो पहली स्टेज थी इन्फेंसी, उसके अंदर ये बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। जो दूसरी स्टेज थी हमारी चाइल्डहुड, जिसमें ये बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स की डेवलपमेंट की थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड जो हमारा एक्सपीरियंस हम करेंगे। और तीसरी स्टेज है एडोलेसेंस, जिसमें ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करती है। फोर्थ स्टेज आती है जी यूथ, 15 से 20 साल बोल सकते हैं, कई जगह 20 मेंशन है, कई जगह 15 से 18 साल मेंशन है। सो आप बस इतना ध्यान रखिए कि हाँ 15 से 18-20 के बीच में यूथ की बात करते हैं ये। इसमें ये इमोशंस, सेंटिमेंट्स, तो ये सारी चीजें डेवलप करने की यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेंटिमेंट्स, उसकी वजह से मोरल और सोशल क्वालिटीज भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। सो मोरल और सोशल लेवल पे जो चीजें वो डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाएगा बच्चे का। सो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एजुकेशन यहाँ पे यूथ को प्रिपेयर कर रहा है कि सोसाइटी का मेंबर कैसे बनना है, आइडियली हेड ऑफ द फैमिली कैसे बनना है, कैसे आप चीजों को मैनेज करेंगे लाइफ में आगे बढ़ते हुए। ठीक है, सो ये 4 स्टेजेस हैं और चारों स्टेजेस पे ये अलग अलग चीजें सिखाने की बात कर रही हैं और इसी बेसिस पे ये एक करिकुलम का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और वो कॉन्सेप्ट इनकी जो एमई बुक है उसके अंदर मेंशन है, जिसमें ये डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस के अकॉर्डिंग चीजें बताते हैं। तो ये करिकुलम का जो कॉन्सेप्ट है उसको 5 स्टेजेस में डिवाइड कर रही हैं, जिनमें से पहली 4 स्टेजेस जो हैं उसमें ये डेवलपमेंट स्टेजेस किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, एमील के अकॉर्डिंग। एमील एक लड़का है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। सो पहली 4 स्टेजेस में जो डेवलपमेंट बता रहे हैं ये करिकुलम में कि किस तरीके का करिकुलम होना चाहिए वो इस लड़के के हिसाब से है। और 5वीं स्टेज में ये सोफी की एजुकेशन की बात करते हैं और सोफी एक इमेजिनरी गर्ल इन्होंने बनाई जो कि फर्दर आगे जाके एमील की वाइफ बनेगी। ओके, सो बेसिकली इन्होंने वुमेन एजुकेशन की बात की है लेकिन सेंटर ऑफ द स्टडी एमील है, तो वो एमील मतलब लड़का ही है देखा जाए तो। ओके,
सो वो चीजें हमें डिस्कस यहाँ पर करनी है कि कैसे ये 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं। एक तो इन्फेंसी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, एडोलेसेंस हो गया, यूथ हो गया। इन स्टेजेस में ये सिर्फ लड़के की बात कर रहे हैं, आपको हर जगह पे हिज दिखाई देगा, ही वाला जेंडर दिखाई देगा। ओके, एजुकेशन फॉर वुमेन की ये 5वीं स्टेज में बात करते हैं। वो भी इसलिए बात करते हैं ताकि हम उसको एजुकेट कर सकें, ताकि एक अच्छी पार्टनर जो है वो एमील को मिल सके। ओके, सो ये 5 स्टेजेस एक बार डिस्कस करते हैं। एजुकेशन फॉर इन्फेंसी, जिसमें ये बोलते हैं नेगेटिव एजुकेशन जो है बच्चे को ड्यूरिंग इन्फेंसी दी जानी चाहिए। नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट अभी पढ़ेंगे आगे, बट आप इतना समझ लीजिए कि एक होगी पॉजिटिव एजुकेशन और एक होगी नेगेटिव एजुकेशन। जो पॉजिटिव एजुकेशन है वो जो हम पढ़ते हैं ना, जैसे फॉर्मल एजुकेशन है, हम कोर्सेज कर रहे हैं, तो उस एजुकेशन को ये पॉजिटिव एजुकेशन बोलते हैं। आप ये बोल सकते हैं पॉजिटिव एजुकेशन इज इक्वल टू फॉर्मल एजुकेशन। और जो पॉजिटिव एजुकेशन नहीं है वो नेगेटिव होगी, यानी वो फॉर्मल नहीं है। तो इसमें हम बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, कोई चीज सिखा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ नेगेटिव एजुकेशन को यहाँ पर यूजुअली कई जगह पे 5 से 12 साल में भी ये बोलते हैं कि 0 से 12 साल मतलब 12 साल तक, क्योंकि 12 साल की एज में वो बाहर निकले थे ना, स्कूल छोड़ दिया था उन्होंने, तो ये मानते हैं कि 12 साल तक बच्चे को आप जो है क्या देंगे, नेगेटिव एजुकेशन देंगे। नेगेटिव एजुकेशन मतलब आपको उसको बुक्स नहीं थमानी, आपको उसको स्कूल नहीं भेजना, आपको उसको नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। ओके, इस स्टेज पे हम बच्चे को सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा रहे हैं, अटेंशन उसके बॉडी के डेवलपमेंट की, सेंस ऑर्गन डेवलपमेंट की बात यहाँ पे हो रही है। हम उसको किस तरीके के ड्रेस पहनाएंगे जिसमें वो कंफर्टेबल हो, उसके बॉडी ऑर्गन्स फ्रीली मूव कर पाए, अच्छे से डेवलप हो पाए। ठीक है, उसको जितना मन करे वो खेले, बाहर घूमे, फ्री रहे, वो जितना भी जाना चाहे, मतलब फ्रीली अपना काम करे। ओके, तो हिज प्ले देखिए हिज, ठीक है, तो हिज प्ले थिंग्स शुड बी सिंपल होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। उसको एक्सपेंसिव टॉयज नहीं लाके देने हैं हमें, वो नेचुरली ही खेलेगा। मिट्टी में खेल रहा है, फूल देख रहा है, पत्ते देख रहा है, उनके साथ खेल रहा है, सो वो चीजें रहेंगी। हम टॉयज को यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जो कि आजकल सब लोग बच्चों को टॉयज के साथ ही खिला रहे होते हैं, बट ये उस तरीके की जो है खेल को, प्ले को फॉलो नहीं करते और ना ही उसको सपोर्ट कर रहे। Child should be brought up by his mother and he should be given due protection। तो मम्मी बच्चे को पालेगी, इन्होंने कहीं पे भी पापा का रोल नहीं दिया है, और वो मम्मी बच्चे को अच्छे से पाल पाए, इसीलिए वो मम्मी की एजुकेशन की बात करते हैं, जो 5th स्टेज में आएगी। दूसरी स्टेज है जी 5 से 12 साल की। ये यहाँ पर भी एनी ऑफ मतलब वो होता है ना, अपोज करते हैं कि एजुकेशन का यहाँ पे भी अपोज वो कर रहे हैं। सिर्फ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस, जो हमने 4 स्टेजेस में एम ऑफ एजुकेशन की बात की, वही चीज आपको यहाँ भी रिफ्लेक्ट बैक करेगी। यहाँ पे भी ये क्या है, रूसो सजेस्ट कर रहे हैं बहुत सारी एक्टिविटीज, ताकि बच्चे का माइंड डेवलप कर सके, एक रीजनिंग की पावर उसमें आ सके। कैसे? नेगेटिव एजुकेशन के थ्रू। तो नेगेटिव एजुकेशन को ये सपोर्ट करते हैं 5 से 12 में भी। द चाइल्ड शुड बी गिवन फुल फ्रीडम, ताकि वो अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल कर सके, नेचुरल एनवायरनमेंट में रह सके। उसकी हिज आईज शुड बी ट्रेन टू मेजर हाइट, वेट, डिस्टेंस, कलर, साइज, सारी चीजें। सो वो बेसिकली यही है कि म्यूजिक उसको एजुकेट करेगा, उसके कानों को, मतलब फ्लावर्स, उसकी नोज को ट्रेन करेंगे, वेदर जो है उसकी स्किन को ट्रेन करेगा। सो बेसिकली नेचर ही सिखाएगा बच्चे को, जो सिखाएगा, हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, और हाँ, कुछ नहीं करना सबसे बड़ा काम होता है, तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है बेसिकली। देन है जी एजुकेशन फॉर एडोलेसेंस, जहाँ पे ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं बच्चे की, जो हमने ऊपर भी बात की थी। इट इज सुटेबल टाइम फॉर वर्क, इंस्ट्रक्शन एंड इंक्वायरीज। तो यहाँ पे हमें बच्चे को चीजें सिखानी है, स्पेसिफिकली वोकेशनल एजुकेशन यहाँ पे सिखानी है, ताकि बच्चा कुछ ना कुछ काम कर पाए। ठीक है, सो यहाँ पे वो फॉर्मल एजुकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ फिजिकल साइंसेज, लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, पेंटिंग, वुड वर्क एंड सोशल साइंसेज। तो यहाँ पे उन्होंने बात की है फॉर्मल एजुकेशन की, यानी पॉजिटिव एजुकेशन की। ठीक है, he opines that the study of science will enhance the curiosity of the child, his inclination towards research, invention and self education। तो ये साइंस को भी फॉलो कर रहे हैं। बेसिकली जो जो यहाँ उन्होंने बोला ना, उसी को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पेंटिंग जो है प्यूपिल की आईज को, मसल्स को ट्रेन करेगी, हैंडीक्राफ्ट उसकी एबिलिटी टू वर्क जो है वो डेवलप करेगा। तो रूसो जो है वो एमील को हर तरीके का काम सिखाना चाह रहे हैं। वो इंडस्ट्रियल एक्सचेंज, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, टू प्रिपेयर हिम टू अर्न हिज लाइवलीहुड। सो कैसे जो है एमील अपना घर चलाएगा, अपनी चीजें संभालेगा, मैनेज करेगा, वो चीजें हमें यहाँ उसको सिखानी है। कुछ ना कुछ स्किल यहाँ पर हमें सिखानी है फॉर्मल एजुकेशन के दौरान।
उन्होंने एक बुक की रीडिंग भी रेकमेंड की, रॉबिन्सन क्रूसोए, लेकिन ये बुक इन्होंने खुद ने नहीं लिखी है, ये डैनियल डॉफी की लिखी हुई है, अ स्टडी ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू नेचर, कि नेचर के अकॉर्डिंग कैसे लाइफ होनी चाहिए, वो चीजें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। तो ये रूसो ने बोला कि ये चीज भी आप पढ़ के एक बार देखिएगा। देन है जी एजुकेशन फॉर यूथ, जहां पे वो इमोशनली, एस्थेटिकली, सोशली, मोरली बच्चे को ग्रो करवाना, बस एक बच्चा नहीं रह जाता यहाँ पे आके, टीनेजर जो है वो यूथ बन गया, अडल्ट वाली स्टेज में आने वाले हो जाते हैं आप 18 के बाद। सो यहाँ पे आपको बाकी तरीके के डेवलपमेंट की यहाँ इन्होंने बात की। सो एमील को यहाँ पे मोरल रिलीजियस एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवानी है, उसके रिलेशनशिप्स कैसे होने चाहिए ताकि वो मतलब कैसे काइंडनेस, वो एक सिंपैथी का भाव उसमें हो, तो वो सारी क्वालिटीज अब यहाँ पर आ जानी चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल कर सकते हैं, ट्रेवल करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, स्पेसिफिकली इन्होंने तो कंट्रीज बोल दिया, बट जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं तो आपको वहां की लाइफ समझ में आने लगती है, आप सीखने लगते हैं कि कौन कैसे जी रहा है, ठीक है। यूथ जो है उसको कहाँ विजिट करना चाहिए, हॉस्पिटल्स में, प्रिजन में, ऑर्फनेज में, अगर आप वहां जाएंगे, वहां की मिजरी, वहां की सिचुएशन देखेंगे तो आपको एक फर्स्ट हैंड नॉलेज वहां से मिलेगी। और सेक्स इंस्ट्रक्शंस भी आप इस दौरान बच्चे को देंगे, क्योंकि वो इमोशनली ग्रो हो रहे हैं और कल को जाके उनकी शादी भी होगी, वो फैमिली की लाइफ में इंडल्ज होंगे। सो वो एक सेक्स इंस्ट्रक्शन यहाँ पे उनको मिलनी चाहिए। इट्स लाइक कि आप जो है किसी और के साथ इंडल्ज ना हो, अपनी वाइफ तक रहें, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको सिखाई जाएंगी। देन फाइनली 5th स्टेज में ये बोल रहे हैं जी एजुकेशन फॉर वुमेन। वुमेन को भी ये चाहते हैं कि पढ़े। सोफी जो कि इमेजिनरी गर्ल है, रूसो की वाइफ की बात करेंगे ये, ठीक है। तो उन्होंने मेंशन किया कि जो एमिल है दैट मैन शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव। तो एमिल को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और एक्टिव दिखाया है, वुमेन को वीक और पैसिव ये दिखा रहे हैं। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, कभी पूछ ली गई कि मैन आर बोर्न टू सर्व और वुमेन जो है वो सिर्फ प्लीज करने के लिए पैदा होती हैं। सो ये स्टेटमेंट इन्होंने बोली। वुमेन जो है सिंपली सप्लीमेंट है किसका, नेचर ऑफ मैन का, तो मैन के ऑपोजिट है वो। एम क्या है वुमेन एजुकेशन का, ताकि वो चीजें मतलब वो होता है ना, टू प्रेजेंट इन हिज साइट, to win his respect and love, to train in childhood, to tend him in manhood. So basically कहीं ना कहीं सिर्फ जो ये आदमी है यहाँ पे एमिल है उसका फायदा हो सके, उसको एक अच्छी लाइफ मिल सके, तो वो जो है क्या बोलना चाह रहे हैं ये, इसलिए वुमेन को पढ़ना चाहिए ताकि वो अपनी ड्यूटीज जो है वो अच्छे से निभा पाए। तो ये भी बोलते हैं कि एक अनपढ़ वुमेन जो है, यानी एक इलिटरेट औरत, क्या बोल रही हूँ मैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया, इलिटरेट वुमेन और अनपढ़ औरत जो है वो एक प्लेग की तरह होगी अपनी फैमिली के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए। मतलब वो पॉइंट ये कि वो अच्छे से जो है काम नहीं कर पाएगी, चीजों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगी। सो ये इलिटरेट वुमेन की शादी तो नहीं होने देंगे एमिल से, तो पढ़ाना लिखाना पड़ेगा। लेकिन पढ़ाने लिखाने में ये मेजरली किस बारे में बात करते हैं, घर के कामकाज, सीविंग, एम्ब्रॉयडरी, व्यूइंग, रिलीजियस एजुकेशन उसको दी जाए, सिंगिंग, डांसिंग, अकम्पलिशमेंट, ये सारी चीजें उसको सीखनी चाहिए, ना कि वो ऐसी चीजें सीखे और बाहर जाके काम करे। वो वाली चीजें यहाँ वोकेशनल एजुकेशन यहाँ वुमेन को नहीं दी गई है। ओके, सो आपको ओवरऑल दिख रहा होगा इनका नजरिया। ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा, बाकी चीजें तो ठीक है। चलो, इन्होंने बोला कि नेचर में आप पलना बढ़ना होना चाहिए बच्चे का, बट यहाँ पे ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आ जाता है कि आज के हिसाब से अगर इसको ऑब्जर्व किया जाए कि मैन आर बोर्न टू सर्व एंड वुमेन आर बोर्न टू प्लीज। मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या रहेंगे, अब नेचुरली हो रही है ना चीजें, सो डायरेक्ट एक्सपीरियंस रहेगा, आपको ऑब्जर्वेशन से सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग से सीखेंगे, प्ले वे मेथड से सीखेंगे, खेल खेल में, डिस्कवरी मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है। तो एग्जाम्पल से सीखेंगे आप रेदर देन परसेप्शन की। टीचर जो है जब फॉर्मल एजुकेशन में भी आ गए, तो टीचर मोरल एजुकेशन का लेक्चर बच्चे को देने की बजाय वो एक मॉडल की तरह काम करें कि अगर आप पंचुअल, ये बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि पंचुअल रहना चाहिए बच्चे को, सो आप खुद पंचुअल हैं, टाइम से आते हैं, टाइम से चीजें करते हैं। सो एग्जाम्पल जो है वो बेटर रहता है रेदर देन परसेप्शन, ठीक है जी। सो ये वो मतलब मेथड ऑफ टीचिंग आपको इनके नजरिए से समझ आई गई होंगे। टीचर का क्या रोल रहेगा, सेकेंडरी रोल रहेगा टीचर का सिर्फ एजुकेटिव प्रोसेस में, कि वो इंस्ट्रक्टर नहीं है, आपको बच्चे को इंस्ट्रक्शन नहीं देनी, आपको सिर्फ उसको गाइड करना है, आपको उसको मोटिवेट करना है, आपको उसको जो भी इननेट टेंडेंसीज है ताकि वो अच्छे से बच्चा सीख पाए उनसे। सो आपको कोई रूल्स इंपोज नहीं कर रहे हैं बच्चे के ऊपर, आपको सिर्फ उसको मोटिवेट करना है, उसके लिए एक अच्छा एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट क्रिएट करना है। That's it. Okay.
डिसिप्लिन की बात करें तो ऑब्वियसली जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पनिशमेंट वाला था उसकी तो ये सपोर्ट में है ही नहीं। आपने देखा जैसे इसको स्कूल में पिटाई हुई इनकी, तो उसके बाद ये पनिशमेंट को या रिवॉर्ड को तो फॉलो करते नहीं है। सो ये बोल रहे हैं कि डिसिप्लिन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप उसको बस फ्रीडम दे दीजिए, नेचुरली उसको बड़ा होने दीजिए। नेचर एक बहुत बड़ा टीचर है और वो नेचुरल डिसिप्लिन बच्चे में आ जाएगा। एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि मान लो अमीर जो है वो खिड़की तोड़ देता है बेडरूम की, तो अब वो शीशा टूट गया है खिड़की का, आप एक तो उसको पनिश करें कि शीशा तोड़ दिया, दूसरा वो बोल रहे हैं कि नहीं आप उसको पनिश मत कीजिए, ठंड होएगी, उस खिड़की से, टूटी हुई खिड़की से ठंड आएगी, वो अपने आप परेशान, तो उसको वहीं रहने दीजिए, सोने दीजिए, ताकि नेचुरल पनिशमेंट उसको मिले और उसको ये समझ आए कि भाई खिड़की नहीं तोड़नी। ठीक है, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू आपको समझ आ जाए, ऐसा इनका कहना है। ओके, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो रूसो जो है वो ऑब्जेक्ट करते हैं सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये प्योरली किस पे बिलीव करते हैं कि बच्चे को, मतलब वो स्कूल जो है वो एक डिफेक्टिव एनवायरनमेंट देगा, बच्चे को डिस्टॉर्ट कर देगा बिल्कुल। तो हमें नेचुरल एनवायरनमेंट उसको देना है। हम मतलब ठीक है बच्चे को हम पेरेंट्स से अलग कर रहे हैं सिखाने के लिए, बट हम उसको स्कूल से भी अलग कहीं नेचुरल एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे और वो अपने आप जो है नेचर के अकॉर्डिंग बड़ा होगा। अगर फर्दर आज के एनवायरनमेंट में बात करें तो आपका स्कूल, ऑब्वियसली आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपका स्कूल जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में होना चाहिए, थोड़ा शहर से दूर होना चाहिए, ताकि एक शांति, एक पीसफुल माहौल हो। यूजुअली स्कूल आजकल बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया में भी होते हैं जहाँ पे साइड में सड़क जा रही है, बच्चे बाहर घूर घूर के देख रहे हैं, सो वो चीजें अजीब हो जाती हैं। ये नेचर के करीब रहने को ये कह रहे हैं। ठीक है, सो नेचुरल एनवायरनमेंट में आप बच्चे को छोड़ दीजिए और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल के जो स्कूल का सिस्टम है उसको ये अपोज करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं। ओके, रूसो का कंट्रीब्यूशन क्या है एजुकेशन में, तो अब तक तो हमें समझ आ ही गया, ये पायनियर है मॉडर्न एजुकेशन के, मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी के ये फोररनर रहे हैं, शुरुआत इन्होंने की है। सो काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनका माना जाता है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि नेचुरल वे में बच्चे को अपने आप, अपने अंदर की जो इनेट पोटेंशियल है उनको डेवलप होने दीजिए, उनको फोस्टर होने दीजिए। ठीक है, सो एजुकेशन का एम सिर्फ इतना सा है कि जो उसके अंदर ऑलरेडी कैपेबिलिटीज हैं उनको कैसे अच्छे से निखारा जाए, कैसे अच्छे से बाहर निकाला जाए, वो एम है एजुकेशन का। सो ये मॉडर्न एजुकेशन की ये बात करते हैं। उन्होंने साइकोलॉजिकल मूवमेंट जो है वो एजुकेशन में शुरू किया, एम्फेसाइज करते हैं ये इंडिविजुअल डिफरेंस को, साइकोलॉजी ऑफ ग्रोथ, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे के इंटरेस्ट और टेंडेंसीज के हिसाब से सिखाइए, उसके मोटिवेशन और इंटरेस्ट के बेसिस पे, प्ले वे मेथड में और एक्टिविटी के थ्रू आप उसको चीजें सिखाने की कोशिश कीजिए। तो ये कंट्रीब्यूशन है इनका एजुकेशन में। ये डिस्कवर करने की बात करते हैं जो अनफोल्डेड ट्रेट्स हैं बच्चे के अंदर, यानी जो इनेट ट्रेट्स हैं उसमें, बट उनको कौन खोलेगा, वो टीचर का काम होगा सेकेंडरी, कि कैसे आप उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, कैसे आप उसको फ्रीडम दें जिसकी वजह से वो अपने अंदर की सारी चीजें, मतलब क्या होता है, अनफोल्ड कर पाए चीजों को। ओके, तो चाइल्डहुड हैज द वेज ऑफ सीकिंग, थिंकिंग, फीलिंग peculiar of it to itself. Nothing can be more foolish than to substitute our ways to them. यानी जिस तरीके से वो देखना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, जो अपने तरीका है ना उनका, उसी हिसाब से चलने दीजिए। सबसे बड़ी बेवकूफी होगी कि हम उसको हटा के अपनी फॉर्मल एजुकेशन उनके ऊपर थोप दें। ओके, और ये जो कॉन्सेप्ट है रूसो का, ये प्रैक्टिस में कौन लेके आया, पेस्टोलॉजी और फ्रोबेल ने इसकी बात की, जो स्ट्रेस करते थे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे, कि बच्चे के हिसाब से उसके नीड्स, उसके इंटरेस्ट, उसका इंक्लिनेशन किस तरफ है, टेंडेंसीज क्या है, उस बेसिस पे आप जो है क्या करेंगे, बच्चे को चीजें सिखाएंगे। सो ये कॉन्सेप्ट रूसो का था, बट इसको फ्रोबेल और पेस्टोलॉजी ने क्या किया, प्रैक्टिस में लेके आए वो। ओके, रिडीमर ऑफ सोशल एविल्स, तो ये बच्चे, मतलब बच्चे को जैसे पीटना, टॉर्चर करना, तो वो चीजों के अगेंस्ट ये इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं। ये राइट ऑफ मैन, राइट ऑफ चाइल्डहुड, उसकी बात करते हैं, जो कि एजुकेशन में एक नई चीज होगी कि ये रिडीम कर रहे हैं, सोशल एविल्स को दूर भगाना चाह रहे हैं। इंट्रोड्यूसर है ये न्यू मेथड्स के, जो हमने बात की कि बच्चे कुछ नहीं करना आपको, आप बच्चे को एक प्रॉब्लम में छोड़ दीजिए, वो अपने आप उसको सोल्व करके बाहर आ जाएगा, सीख लेगा, मतलब आप उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, आप उसको डिस्कवर करने दीजिए चीजें। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, लर्निंग बाय डूइंग, नो वर्बल लेसन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कवरी, ह्यूरिस्टिक अप्रोच, तो ये सारी चीजें जो है ये किसके मेथड्स हैं, ये न्यू मेथड्स रूसो ने हमें बताए थे।
फाउंडर ऑफ साउंड एजुकेशनल प्रिंसिपल, तो ये वही साउंड एजुकेशनल प्रिंसिपल क्या होगा कि ट्रू एजुकेशन तो जजमेंट से या रीजनिंग से आएगी, अपने आप चीजें करके आएगी, रटने से तो नहीं आएगी। ठीक है, तो मेमोरी या याद करने की बजाय अच्छी एजुकेशन कहाँ से आ सकती है, रीजनिंग से। और वो कैसे आएगी, जब बच्चा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है वो लेगा और सीखेगा। ठीक है, इन जनरल आपको कभी भी चीजों को सब्स्टिट्यूट नहीं करना, नेवर सब्स्टिट्यूट द साइन फॉर द थिंग इटसेल्फ सेव व्हेन इट इज इम्पॉसिबल टू शो द थिंग। सो आपको कोई भी चीजें सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है। एक साउंड एजुकेशनल प्रिंसिपल इन्होंने निकाला और ये फाउंडर बन जाते हैं साउंड एजुकेशनल प्रिंसिपल के, जो कि मॉडर्न एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा इंपैक्टफुल मेथड है। ओके, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आप उसको करके सिखाइए, ना कि रोट लर्निंग से सिखाइए। ओके, सपोर्टर ऑफ फ्री एंड पॉजिटिव डिसिप्लिन। सो पॉजिटिव, देखिए ये पॉजिटिव डिसिप्लिन अलग है और जो पॉजिटिव एजुकेशन नेगेटिव एजुकेशन है वो अलग है। पॉजिटिव डिसिप्लिन में भी ये फ्री रहने को ही कह रहे हैं कि बच्चे को फ्रीली नेचर में मूव करने दीजिए, अपने एक्सपीरियंस से सीखने दीजिए, वो अपने आप डिसिप्लिन में आ जाएगा। तो ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सोशियोलॉजिकल बेसिस के भी ये फॉररनर रहे हैं, यानी ये सोशियोलॉजिकल बेसिस को भी सपोर्ट करते हैं कि जो इंडिविजुअल है उसको ब्लेंड कर दीजिए आप सोशल ट्रेनिंग के साथ, ताकि उसको जब सोशल ट्रेनिंग मिल जाएगी किस चीज की, डेमोक्रेसी की, तो वो डेमोक्रेटिक एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी है, ताकि उसका एम्फोसिस किस पे हो, मोरल और इमोशनल डेवलपमेंट पे हो, ताकि सोसाइटी में कैसे रहना है वो सोशियोलॉजिकल बेस हम उसका क्या कर सकें, रेडी कर सकें। जो डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है, वो सारी चीजें हमें उसको सिखानी है। और ये चीजें बहुत इंपैक्ट डालती हैं एजुकेशन पे और पॉलिटिक्स दोनों पे। और रूसो ने दोनों के बारे में ही बात की है, ये पॉलिटिकल फिलोसोफर भी रहे हैं और एजुकेशनल फिलोसोफर भी रहे हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूसर ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, तो वोकेशनल ट्रेनिंग को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जो हमने बताया कि कैसे वो लर्निंग ट्रेड की बात की थी ना, वही चीज। तो जो मॉडर्न एजुकेशनिस्ट है बाद में पेस्टोलॉजी, महात्मा गांधी, विवेकानंद, वो सब क्राफ्ट की बात करते हैं, उसको वैल्यू करते हैं। वही चीज इन्होंने कही थी कि वोकेशनल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, वोकेशनल ट्रेनिंग दीजिए ताकि बच्चा अपनी जीविका, आजीविका को कमा सके। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के क्रिएटर हैं, क्योंकि ये हर जगह सिर्फ यही बोल रहे हैं, बच्चे को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके इंक्लिनेशन किस तरफ है, उसका मोटिवेशन किस तरफ है, जरूरतें क्या है उसकी, उस हिसाब से हमें सिखाना है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को ये फॉलो करते हैं। एडवाइजर ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, तो फिजिकल एक्टिविटीज में क्या आ गया, आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, वो अच्छा अपने आप बन जाएगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक होगा, तो वो फर्दर आगे जाके भी वीक ही बनेगा। तो अ फीबल मेक्स अ फीबल माइंड, तो फीबल जो इंसान है उसका माइंड भी फीबल होगा। तो जो बॉडी से अच्छा होगा वो वैसे भी अच्छा होगा, ऐसा कहना है इनका। सो ये अपने प्यूपिल जो है उसकी इंटेलिजेंस को आप इस तरीके से कल्टीवेट कीजिए, फिजिकल एक्टिविटीज करवाइए, बॉडी से मतलब उसको दौड़ने दीजिए, काम करने दीजिए, घूमने दीजिए, उसको स्ट्रांग बनने दीजिए, अपने आप बन जाएगा वो। ओके, चलिए जी, नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ से कि नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया। सो पॉजिटिव एजुकेशन, नेगेटिव एजुकेशन। पॉजिटिव एजुकेशन कौन सी है, जो माइंड को प्री मैच्योरली इंस्ट्रक्ट करती है, यानी जो फॉर्मल एजुकेशन हम बच्चे को देते हैं वो क्या है, पॉजिटिव एजुकेशन है। ये बोल रहे हैं कि बच्चे के ऑर्गन्स को डेवलप होने दीजिए, अपने आप उसको बड़ा होने दीजिए, पहली बात। उसके बाद आप उसको फॉर्मल एजुकेशन दीजिए। सो ये जो नेगेटिव एजुकेशन है ये इसका ऑपोजिट है, जो फॉर्मल एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं उसका ऑपोजिट है। नेगेटिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप जो है उसको मतलब एजुकेशन दे ही ना या कोई चीज ना करने दें, ऐसा नहीं है। नेगेटिव एजुकेशन का मतलब है कि आप उसको जो एरर्स हैं, सोसाइटी है, उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो नेगेटिव एजुकेशन है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या है नेगेटिव एजुकेशन की, एक तो उसमें पॉजिटिव एजुकेशन है यानी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, ठीक है, जो 12 साल तक हमने बात की, ठीक है। नो टाइम सेविंग, कोई टाइम बचाने की जरूरत नहीं है, उसको खेलने दीजिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे को बस टाइम हो गया अभी अंदर जाके काम करो, ये करो वो करो, वो टाइम बाउंड मत कीजिए, उसको मजे से उसको खेलने दीजिए। सोसाइटी में जो वो करना चाह रहा है ना उस नेचुरल एनवायरनमेंट में, वो उसको करने दीजिए, ठीक है। कोई बुक लर्निंग इसके अंदर नहीं है, हैबिट फॉर्मेशन नहीं कर रहे हम उसकी कि रोज स्कूल जाना है, ये करना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मोरल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कोई ट्रेडिशनल मेथड हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कोई फॉर्मल डिसिप्लिन हम उसको नहीं दे रहे हैं।
इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस रहेंगी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मद्देनजर रखते हुए इंडिविजुअल पे फोकस है कि उसको इंडिविजुअल तरीके से बड़ा होने दीजिए, बच्चे को उसके नेचुरल इंपल्सेस को फॉलो करने दीजिए, उसका कोई मन कर रहा है चीज करने दीजिए, देखी जाएगी जो होगी, ऐसे वाला बैक टू नेचर का सपोर्ट करता हूं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो नेगेटिव एजुकेशन में है। बाकी सारी चीजें तो नहीं ही है कि आपको टाइम नहीं बचाना है, पॉजिटिव एजुकेशन नहीं है, बुक लर्निंग नहीं है, हैबिट फॉर्मेशन नहीं है। सो ये सारी चीजें जब नहीं है, प्लस जब आप बच्चे को उसके इंस्टिंक्ट फॉलो करने दे रही हैं, बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट में छोड़ रही हैं, वो सारी चीजें जब आप फॉलो कर रहे हैं तो वो क्या हुआ, नेचुरल एजुकेशन। ओके, क्रिटिसिज्म भी डेफिनेटली होगा, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रहेंगे। सो ऑब्वियसली हम बुक्स, मीडिया इन सब से दूर रख रहे हैं तो वो क्या हो गया, हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं उस पार्ट को, तो ये नेगेटिव पॉइंट आ गया। और ऐसा नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट जिसकी रूसो बात कर रहे हैं, ऐसा तो मिलना भी मुश्किल है, कहाँ से ढूंढ के लाओगे आप, ठीक है। हम इग्नोर कर रहे हैं हैबिट फॉर्मेशन को। सो परफेक्ट जो है, मतलब होता है ना, इन द चाइल्ड विच इज फॉर मेकिंग अ कंप्लीट और परफेक्ट मैन। सो आप बार बार वही चीज करेंगे तभी तो आप उस चीज में परफेक्शन हासिल कर पाएंगे, उस स्किल को अच्छे से कर पाएंगे। बट ये तो हैबिट फॉर्मेशन को ही मना कर रहे हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट फ्रीडम आप कैसे दे सकते हैं, मतलब वो एक मिथ भी है एब्सोल्यूट फ्रीडम की, बस खुला ही छोड़ दो, और हार्मफुल भी है क्योंकि बच्चे को इतना आइडिया नहीं है। मतलब ये वाली बात हो गई कि आप बच्चे को बोल रहे, वो था ना कि जैसे उसको सोने दीजिए ठंड में और अगर खिड़की भी तोड़ देता है तो वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने दीजिए। तो ये वो वाली बात हो गई कि पॉइजन उसको पहले टेस्ट करने दीजिए और फिर नेचुरल जो कॉन्सिक्वेंसेस उसके निकल के आ रहे हैं वो अपने आप फेस करेगा। बट बीइंग अ पेरेंट आप तो ऐसा नहीं कर सकते ना। सो वो एब्सोल्यूट फ्रीडम जो है वो एक मिथ है और वो हार्मफुल भी है बच्चे के लिए। टीचर को बहुत कम इंपॉर्टेंस दी गई है भाई कि बच्चे को अपने आप ही करने दीजिए, नेचर गाइड कर देगा उसको, ठीक है। टू लर्न फ्रॉम नेचर, LEARN आएगा ये, ठीक है। एजुकेशन जो है ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और डायनेमिक होती है, इसलिए सिर्फ फिजिकली आप वो एनवायरमेंट प्रोवाइड कर दें वो सफिशिएंट नहीं होता। ओके, इट इज अगेंस्ट द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, जिसको हम पॉजिटिव एजुकेशन सिस्टम बोल रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट है नेगेटिव वाला, ठीक है। कोई फिक्स्ड एम भी नहीं है, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं बच्चे को छोड़ दो, करता रहेगा जो करेगा। हम ओनली चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 12, तो 12 तक हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव एजुकेशन है। तो नेगेटिव मतलब 12 साल तक तो हम उसको कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं, अपने आप बड़ा हो जा रहा है, जो भी सीख रहा है थोड़ा बहुत। सो वो चीजें हैं यहाँ पे, वो नेगेटिव पॉइंट हो गया। फ्यूचर को इग्नोर कर रहे हैं कि ठीक है बच्चे को आज में जीने दीजिए, बट उसके फ्यूचर का क्या, ठीक है, आगे जाके क्या होगा, कैसे जिएगा टाइप्स। सो और स्पिरिचुअल एजुकेशन को भी ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सो ये सारी की सारी चीजें किस में आ गई, क्रिटिसिज्म या ड्रॉबैक्स हैं ये नेगेटिव एजुकेशन के। इन्हीं के ऑपोजिट हमने बताया था, वो सारे के सारे क्या थे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रूसो की बुक एमील, उसके अलावा भी बुक्स हैं अगर आपको ध्यान रहती हैं, प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मेन, द न्यू हेलोसी अ रोमांस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एमील। तो ये एमील काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी एक जगह पे ऑप्शन में मेंशन है ये वर्ड। सो एमील आपको पता होना चाहिए, रूसो की बुक का नाम है एमील और कंसर्निंग एजुकेशन, जो 1762 में इन्होंने लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो कि उनके एजुकेशनल आइडियाज को एक्सपाउंड कर रही है, थोड़े एक्सपेंड कर रही है। सो वो आपको पता होना चाहिए। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि रूसो के एजुकेशनल आइडियाज कौन सी बुक में मेंशन है, तो वो एमील बुक में मेंशन है। और एमील जो है वो एक लड़का है जिसका कैरेक्टर ये लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये क्या बात करते हैं, वही बात करते हैं, एजुकेशन जो है वो नेचर, मैन और थिंग्स से आएगी। एमील का बुक का पर्पस क्या है कि वो एजुकेशन कैसे नेचर से आ रही है वो चीज बताना है। रूसो हिमसेल्फ ये चीज बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक बॉय is only an expository device for expounding a universal system of education। So ये बोल रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में ही कि जो स्पेसिफिक बॉय का इंट्रोडक्शन इन्होंने किया है वो यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को एक बस एक्सपाउंड करने के लिए, बताने के लिए किया गया है। ओके, ये एमील बुक है जी, जो फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज में इन्होंने लिखी। डेफिनेटली इनकी मदर टंग थी फ्रेंच, तो फ्रेंच में इन्होंने लिखी और बाद में फिर ये ऑब्वियसली फॉरेन लैंग्वेजेस में भी कन्वर्ट इसको किया गया। ओके, तो ये यहाँ पे फ्रेंच ही है जहां तक मुझे लग रहा है। ओके जी, सो आई होप आपको ये चीज समझ आई होंगी। और रूसो की बुक्स और उनकी आइडियोलॉजी ध्यान रखिएगा, क्या चीज वो बोलते हैं, क्या उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। बट 2 चीजें जो याद रखनी है, एक एमील, एक नेचुरलिज्म, 3 चीजें, ठीक है। एमील बुक, नेचुरलिज्म और सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक्स वगैरह, और एक और चीज नेगेटिव एजुकेशन, ठीक है।
सो नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट। सो ये 3-4 चीजें तो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए इस लेक्चर के एंड तक। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। समझ नहीं आया है तो भी कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो प्लीज फीडबैक दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।